साथियों नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग आपसे संबोधित हूँ। आरएस प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो फिनिशिंग टच है, इस समय समय कम है परीक्षा में। मैं इसे रिवीजन भी नहीं कहता हूँ, रिवीजन से एक कदम जो आगे होता है फिनिशिंग टच। उस फिनिशिंग टच के ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, व्याख्यान, इसमें बहुत बहुत चयनित सिलेक्टेड चुनिंदा पॉइंट्स को मैं बिल्कुल संक्षेप में बिना विस्तार में जाए कि ये बता रहा हूँ, ताकि ये इस फिनिशिंग टच के स्टेज पर जाने अनजाने आपके मस्तिष्क में अगर रह जाते हैं। पुनः निवेदन करूं कि इसको बहुत सहज रूप से उठते बैठते खाते पीते रोजमर्रे की जो दिनचर्या है उसके साथ साथ इन लेक्चर्स को सुनिए, तो शायद बहुत सिलेक्टेड पॉइंट जो हैं इसमें वो आप पे काम आ सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 ले रहे हैं, भारत का इतिहास। देखिए, भारत का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। 3 भागों में भारत के इतिहास को बांटा जाता है। एक प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास है और फिर आधुनिक इतिहास है। तो हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास का बहुत संक्षिप्त पोर्शन। देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली हुई थी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है और ये एक शहरी सभ्यता थी जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। इसमें नगर नियोजन है, ग्रिड प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली, ये बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत बातें हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस ढंग से आते हैं उनमें बहुत छोटे पॉइंट्स में लूँ इसमें, तो यहाँ इसमें एक शब्द आता है किला। किले के लिए एक शब्द है एक्रोपोलिस। यह प्राचीन नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का ऊंचा और अधिक संकुचित कंजेस्टेड भाग था। इस किला को एक्रोपोलिस कहा गया है। ये एक्रोपोलिस उस सभ्यता में पाए गए थे। विशाल अन्नागार थे, जल निकासी प्रणाली अच्छी थी, ग्रिड प्रणाली थी, विशाल स्नानागार थे। ये सारी उस सभ्यता में विशेषताएं थी। सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण कुछ जो बिंदु हैं वो मैं चर्चा करूं। देखिए, हड़प्पा हड़प्पा 1921 हड़प्पा का स्थान था पंजाब पाकिस्तान। नदी थी रावी जिसके किनारे हड़प्पा की सभ्यता विकसित हुई और खोजकर्ता इसके थे दयाराम साहिनी। एक सभ्यता आती है मोहनजोदड़ो। स्थान था सिंध और पाकिस्तान। नदी थी सिंधु। खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। एक सभ्यता थी लोथल। स्थान गुजरात। नदी भोगवा और खोजकर्ता S.R. राव। और भी बहुत सारी सभ्यता हैं। बालाथलोकंद कालीबंगा की सभ्यता है। स्थान राजस्थान है। नदी घग्गर है। खोजकर्ता ए घोष है। ये कुछ सभ्यताओं के नाम बता रहा हूं मैं। एक रोपड़ की सभ्यता है। स्थान पंजाब भारत का है और नदी सतलुज थी जिसके किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अभी जो हम प्रारंभ हमने किया है प्राचीन इतिहास से किया है। प्राचीन इतिहास में वैदिक काल की हम बात करें। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल। तो पूर्व वैदिक काल में कुछ जो चीज प्रसिद्ध है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे
चार वेद जो हो हैं भारतीय संस्कृति में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसमें से एक ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जो 10 मंडलों पुस्तकों में विभाजित हैं। इसके आगे हम चलें, वैदिक काल की व्यवस्था और धर्म, इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे हम। आगे चलें, वेदों का वर्गीकरण करें। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडलों में व्यवस्थित किए गए हैं। यज्ञ के लिए जो काम आने वाले मंत्र हैं उसमें शामिल किए गए हैं। और इन मंत्रों का पाठ होत्र द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति पाठ करता है उसको होत्र कहते हैं। और इसी में उपनिषद आते हैं। उपनिषद दो प्रकार के हैं, ऐतरे और कौशितकी। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद को संगीत का जन्मदाता या मंत्रों का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्र है 1875 हैं। 75 मूल मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद के शाकल शाखा से लिए गए मंत्र हैं। इससे संबंधित उपनिषद दो हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। इसके बाद तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें अनुष्ठानों और मंत्रों का संग्रह है। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। और इससे संबंधित उपनिषद हैं बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, पेप्पलाद और शौनक। और इससे संबंधित उपनिषद हैं मांडुक्य उपनिषद और दूसरा है महाउपनिषद। अच्छा, उल्लेखनीय यह है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब यह है कि वेद मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे, उपनिषद की भी बात चली है कि ये जो अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते शब्द आए हैं। हमारा जो अभी ध्येय वाक्य चलता है भारत का, सत्यमेव जयते, ये मांडुक्य उपनिषद से दिया गया है। इसी तरह से महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द लिया गया है। भारतीय संस्कृति की जो खासियत बताते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, ये वसुदेव कुटुंबकम शब्द महाउपनिषद से लिए गए हैं। वेदों के जो 4 भाग बताए, उसके बाद वेदों का जो उपविभाजन है, उपविभाजन में एक संहिता है, संहिता कहलाती है, एक ब्राह्मण है, एक आरण्यक है और एक उपनिषद है। यानी वेदों के 4 भाग हुए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये थोड़ा बहुत वैदिक काल के बारे में था। अब इसके बाद प्राचीन इतिहास में हमारा आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म को सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको पहला तीर्थंकर कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था जैन धर्म का। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जैन थे, जिनके कारण जैन धर्म को हम और आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिन शब्द का अर्थ है विजेता। विजेता किसका? आत्मा का विजेता। तो इनके जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं, पहले नंबर के तो ऋषभदेव थे या आदिनाथ थे, फिर अजीतनाथ हुए, फिर नेमिनाथ हुए, फिर पार्श्वनाथ हुए और अंतिम तीर्थंकर 24वें वर्धमान महावीर हुए, जिनका जन्म स्थान वैशाली बिहार था। और उनका प्रतीक चिन्ह जो है वो शेर है, सिंह। जैन दर्शन में मोक्ष या मुक्ति के लिए कहा गया है कि 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन 3 सिद्धांतों को त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक दर्शन, सही विश्वास या आस्था, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के सिद्धांत मूल, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अच्छा, सम्यक आचरण का अर्थ यह है, सम्यक आचरण का अर्थ है कि 5 जो महान व्रत हैं, जिनको पंच महाव्रत कहा है, उसका पालन करें।
तो सम्यक आचरण में ये 5 महाव्रत कौन से हैं? इनको अणुव्रत भी कहते हैं। एक है अहिंसा, एक है सत्य, एक है अस्तेय, एक है ब्रह्मचर्य और एक है अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब संयमित जीवन जीना और अपरिग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं से अलग रहना। ये पंच महाव्रत अणुव्रत हैं सम्यक आचरण के लिए। इसके बाद हम बौद्ध धर्म पे आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो शाक्य वंश में पैदा हुए थे। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था और जन्म कपिल वस्तु में, जो नेपाल की तलहटी में है, लुम्बिनी के पास 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध दर्शन की कुछ खास बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य, नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो पहला जो आर्य सत्य है, दुख यानी दुख का सत्य है, जो जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, बिछुड़ना, मिलना, ये सभी दुख के कारण हैं। फिर दुख समुदाय, दुख समुदाय में सुख, शक्ति, लंबी आयु, इनकी जो प्यास है, भूख है हमको, यही दुख का मूल कारण है। तो दुख बनाया, पहला स्थिति में दुख बताया, दूसरे में दुख का मूल कारण बताया, हमारी लिप्साएं। तीसरे में दुख का निरोध, दुख के अंत का सत्य बताया कि दुख का पूर्ण अंत या उससे मुक्ति ही निर्वाण है। और चौथे में बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के अंत का मार्ग, और यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है या मध्यम मार्ग कहलाता है। तो बुद्ध का मध्य मार्ग या अष्टांगिक मार्ग क्या है कि हमें किस तरह से दुख से मुक्ति मिले, इसके लिए अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग में 8 भाग बताए गए हैं। 8 भाग क्या है? सम्यक वाक, बोलना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। सम्यक मतलब संतुलित, बैलेंस्ड, एक्सट्रीम भी नहीं हो। तो सम्यक अष्ट मार्ग हैं। अगर 8 मार्गों से आप चलेंगे तो दुख का निवारण हो सकता है। और फिर दोहराऊं मैं, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, ये अष्टांग मार्ग है। और बुद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं, त्रिरत्न हैं। एक तो बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, दूसरा धम्म, बुद्ध की जो शिक्षा है, सिद्धांत है, और तीसरा संघ, जो भिक्षुओं का समुदाय है, मठवासी व्यवस्था है, जो मठ की व्यवस्था है। ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बने, एक हीनयान बना, एक महायान बना। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, बुद्ध की मूर्ति में, और हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। और 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म के और हुए, हीनयान महायान के अलावा। एक था थेरवाद, इसमें हीनमान संप्रदाय का उत्तराधिकारी संप्रदाय माना जाता है इसको, हीनयान के बाद का संप्रदाय है ये, और थेरवाद। और एक है वज्रयान। ये वज्रयान जो है, ये संप्रदाय तंत्र मंत्र और मंत्रों में विश्वास करता है, और ये महायान जो बौद्ध दर्शन है उस पर आधारित है। बौद्ध धर्म में कुछ शब्दावली है। चैत्य, चैत्य का मतलब होता है उनका पूजा का स्थान। विहार, विहार मतलब बुद्ध के धर्म को मानने वालों के निवास का स्थान। धम्म, धम्म का अर्थ है धर्म। और स्तूप, स्तूप है गुंबद के आकार की छतें होती हैं, एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल की संरचना होती है, उनको स्तूप कहते हैं। तो चैत्य पूजा का स्थान, विहार निवास स्थान, धम्म धर्म और स्तूप गुंबद। उसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में उल्लेखित है। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब 3 टाइप का साहित्य उनका। विनय पिटक,
सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनका पाली भाषा में प्रमुख रूप से इनका साहित्य है और संस्कृत भाषा में भी है बौद्ध धर्म का साहित्य। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। तो अगला टॉपिक है महाजनपद, मौर्य और मौर्योत्तर युग, मौर्य और मौर्य के बाद का युग। देखिए भारतीय इतिहास का ये क्रम चल रहा है। सबसे पहले बुद्ध, जैन ये आए, उसके पहले वैदिक काल था, वेदों का काल था। अब इस स्टेज पर महाजनपद, मौर्य और मौर्य लोगों का यहाँ युग रहा, उनकी चर्चा करते हैं। तो महाजनपद हुआ, महाजनपद की राजधानी भी अलग अलग महाजनपद थे। महाजन का मतलब, महाजनपद का मतलब जैसे लोकतंत्र में हमारे राज्य हैं अलग अलग, ऐसे कई राज्य थे। तो मगध राज्य था, जैसे मगध राज्य की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी। काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। शूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी मथुरा थी। इस तरह से बहुत सारे महाजनपद 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास महाजनपद का है। अब देखिए उस क्रम में आते हैं, मगध साम्राज्य आता है 544 से 185 ईसा पूर्व तक। और मगध शासन में शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे मगध युग में, एक हर्यक वंश था, एक बिंबिसार थे, फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए, फिर शिशुनाग वंश आए, फिर नंद वंश आए। ये मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के बाद फारसी और यूनानी आक्रमण होता है। फिर उसके बाद मौर्य समाज आता है, मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य, जब मगध का साम्राज्य का उत्थान हुआ, उत्थान का जो एंड हुआ, परिणति हुई, वो मौर्य साम्राज्य के रूप में हुई। मौर्य साम्राज्य के रूप में आप देखिए साहित्यिक शोध कौटिल्य चाणक्य के जो संस्कृत में रचित साहित्य है उस युग का है। बौद्ध साहित्य भी मिलता है। और इंडिका मेगास्थनीज ने जो साहित्य लिखा उससे भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख से भी इस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य बढ़ता है। इसमें महत्वपूर्ण शासक जो हुए थे मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। फिर उसके बाद बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक महान हुए। अशोक महान एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। ये इन्होंने कलिंग युद्ध इनके समय हुआ था, और कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, उसमें अशोक ने कलिंग को तो जीत लिया, लेकिन युद्ध में जो भारी जनहानि हुई और जो कत्लेआम हुआ था, इतनी हत्याएं हुई, इतना वध हुआ था, उसको देखकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने फिर राजपाट छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और हिंसा छोड़कर फिर सांस्कृतिक और समाज की सेवा में अशोक ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। इसलिए अशोक महान 268 से 231 ईसा पूर्व के उल्लेखनीय राजा हुए हैं। फिर बहुत सारी बातें हैं, मौर्य प्रशासन कैसा था, प्रशासन कैसा था। अब मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के उत्तर, मौर्यों के बाद जो काल आया उसको मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्य काल के बाद की जो राजनीति हुई उसमें मध्य एशियाई विजेता जैसे थे, जैसे यूनानी, भारतीय, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये लोग आए। मौर्यों के बाद में शक, हूण, ये लोग आए और इन्होंने इस देश में राज किया। तो इनमें शासकों के प्रकार दो प्रकार के थे, कुछ देशी शासक भी आए, कुछ विदेशी शासक भी हुए। देशी शासक में थे शुंग, कण्व, सातवाहन। और विदेशी शासक जो भारत से बाहर के आगे जिन्होंने राज किया मौर्योत्तर काल में, उनमें इंडो ग्रीक थे, उत्तर पश्चिम पंजाब। फिर शक थे, गुजरात सिंध राजस्थान में इन्होंने राज किया। पार्शियन लोग थे, कुषाण लोग थे। ये लोग विदेशी शासकों का भी आवागमन इस देश में शुरू हुआ। इस क्रम में हम और आगे बढ़े तो
एक फिर कनिष्क का राज्य आता है। कनिष्क एक बहुत बड़े महान राजा हुए हैं। 78 ईस्वी से 110 102 ईस्वी का इनका कार्यकाल था और उन्होंने 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत की। अभी जो हमारे भारतीय कैलेंडर में शक संवत जो मशहूर है वो कनिष्क के समय से शुरू हुआ था, 78 ईस्वी से। ये भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। अब देखिए आगे इतिहास बढ़ता है। मौर्योत्तर काल हमने बता दिया। मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त और फिर गुप्तोत्तर राजवंश। गुप्त आते हैं, गुप्तों के बाद के लोग आते हैं। गुप्त काल शुरू हुआ 300 ईस्वी से 540 ईस्वी तक और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और इस काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब प्राचीन इतिहास में गुप्त काल में हमारी भारतीय कला और संस्कृति ने बहुत बहुत उन्नति की थी। गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त में आप देखिए B.A. स्मिथ एक हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। ये भी एक प्रश्न बनता है, भारतीय नेपोलियन किसको कहा है? तो समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी पूर्व का इनका राज था और ये गुप्त काल के एक शासक थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ नवरत्न थे। हमने कहा कला और संस्कृति ने खूब विकास किया था इस युग में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे नवरत्न कौन थे? कालिदास हुए, बहुत बड़े कवि संस्कृत के, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास ने जो नाटक लिखे, संस्कृत के नाटक बहुत मशहूर, एक शकुंतला है और दूसरे नाटक महाकाव्य उनके रघुवंशम है, कुमार संभवम है। गीत उन्होंने लिखे, ऋतु संहार और मेघदूत लिखे। ये कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। उसके बाद कुमार गुप्त आते हैं और ये गुप्त काल चलता है। इसके प्रशासन, इसकी बहुत सारी बातें, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। उस युग के कुछ साहित्यिक कृतियों की बात बताएं। एक लेखक हुए विशाखा दत्त, उनकी रचना थी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये महान साहित्य हैं हमारे प्राचीन भारत के, उनमें ये नाम आता है मुद्रा राक्षस। ये रचना का नाम है, इसको लिखने वाले विशाखा दत्त थे। एक लेखक थे शूद्रक, उन्होंने लिखा मृच्छ कटिकम। एक लेखक थे भारवी, इन्होंने किरातार्जुनियम भारवी की लिखी हुई है। एक लेखक हुए हैं दांडिन, उन्होंने काव्य दर्शन और दश कुमार चरित्र लिखा। और एक लेखक हुए सुबंधु, उन्होंने वासव दत्ता लिखी है। ये साहित्य उस समय गुप्त काल में इतना महान साहित्य आया कालिदास के लोगों का, और उस जमाने में ही संस्कृत भाषा गुप्त काल में भारत की प्रमुख भाषा थी। संस्कृत भाषा ने बहुत उन्नति की थी। उस काल में, गुप्त काल में विज्ञान ने भी बड़ी तरक्की की। आर्यभट्ट उसी समय हुए थे। आर्यभट्ट वो व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। मशहूर नाम है। एक और ब्रह्मांडवेत्ता हुए थे वैज्ञानिक, वराहमिहिर। वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है 6ठी शताब्दी का, उसने खगोल विज्ञान, भौतिक भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, इन सब का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ये वराहमिहिर का साहित्य है या उनका विज्ञान था। वाघभट्ट एक और हुए हैं। वाघभट्ट ने चिकित्सा की 8 शाखाओं पर टीका लिखी है, यानी चिकित्सा का भी साहित्य उस समय अच्छा विकसित हुआ, जिसमें अष्टांग संग्रह वाघभट्ट की लिखी हुई टीका है। और चरक और सुश्रुत के पश्चात, चरक और सुश्रुत हमारे भारतीय इतिहास में महान चिकित्सक थे। इन तीनों जो महान चिकित्सक हुए हैं, चरक, सुश्रुत
और उसके अंत में ये वाघभट्ट, ये भी चिकित्सक थे। तो गुप्त काल में कहने का मतलब ये कि ब्रह्मांड की जो खगोल विज्ञान है, आपका चिकित्सा विज्ञान है, आपका संस्कृत है, इस सब ने बड़ी उन्नति की थी। अब उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर का मतलब गुप्त के बाद का काल। उसमें आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम पुष्य भूति भी था और ये वर्धन राजवंश कहलाता है। इनका काल 606 से 647 ईस्वी था। और हर्षवर्धन के समय भी जो जानकारी मिलती है उसका साहित्यिक स्रोत है हर्षचरित। बाणभट्ट एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी ये पुस्तक है हर्षचरित। उससे हर्षवर्धन के काल का चित्रण हमको मिलता है। ये गुप्तोत्तर काल निकला। देखिए, गुप्तोत्तर काल के बाद फिर भारत का इतिहास बढ़ता है तो चोल, चालुक्य और पल्लव राजवंश आते हैं। ये तीन टाइप के जो हमने आपको बताए राजवंश, ये राजवंश अगले युग के जो हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो चोल राजवंश जो था वो 850 से 1280 ईस्वी तक का था। इसमें राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय चोल, ये सारे हुए थे। इनके काल में भी साहित्य ने बड़ी अच्छी उन्नति की थी। कुछ किताबों का नाम बता रहा हूं मैं। जैसे तमिल रामायण आई थी जो कम्मन ने लिखी थी, इसी युग में, चोल युग में तमिल रामायण आई। और इसी तरह से जीवक चिंतामणि आई। कुछ साहित्य ये उस जमाने का मशहूर है। राजस्व प्रणाली, प्रशासन, सैनिक प्रशासन, ये सब बहुत अच्छा हुआ था। इसी युग में एक चालुक्य युग आए। चालुक्य का युग था 543 से 755 ईस्वी तक। फिर पुलकेशिन द्वितीय आए, फिर पल्लव आए। पल्लव लोगों के क्रम में आए, सिंह विष्णु आए, महेंद्र वर्धन प्रथम आए, नरसिंह वर्मन प्रथम आए और पल्लवों का प्रशासन चला। पल्लव एक पूरा राजवंश था। ये सारा वंश जब प्राचीन काल में, इतना वंश हम मोटे मोटे तौर पर डिस्कस करते हैं। अब ये तो हुआ इतिहास, जो राजा लोग थे। अब उस प्राचीन भारत के इतिहास में कला और वास्तुकला किस तरह से बनती, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मौर्य समाज में दरबारी कला बड़ी अच्छी विकसित हुई और मौर्य समाज में महल बने, बहुत सारे महलों का निर्माण हुआ। अशोक स्तंभ मौर्य काल में ही बना था। अशोक स्तंभ की विशेषता है कि वो करीबन 40 फीट तो ऊंचा है और चुनार में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और अशोक स्तंभ जिसमें तीन शेर का मुंह सामने है और उसको अभी जो भारत में जो हमने राष्ट्र चिन्ह के रूप में लिया है, वो अशोक स्तंभ उस युग से ही आया है। मौर्य साम्राज्य में यह अशोक स्तंभ बना था। उसी युग में स्तूप बने थे। स्तूप मतलब गुंबद सरीखे। इसको स्तूप वैदिक काल से ही वैसे तो प्रचलित थे, लेकिन बौद्ध लोगों ने इन स्तूपों को धार्मिक प्रतीक के रूप में भी बनाया और वो लोग वहां अध्ययन करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। स्तूप बने। तो स्तूप के अलावा अब जो मौर्य साम्राज्य की और लोकप्रिय कला थी, गुफा वास्तुकला। मौर्य साम्राज्य, हमने कहा ना कि बड़ा स्वर्ण युग था, उसमें गुफाएं बनी। तो गुफाएं जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार यानी निवास स्थान के रूप में उपयोग की जाती थी, जिसमें वो बड़े शांत माहौल में, शांत वातावरण में निवास किया करते थे बौद्ध और जैन भिक्षु लोग। मूर्ति कला आई। मूर्ति कला में उसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बनी और स्तूपों की सजावट के मूर्तियों का उपयोग हुआ। फिर मौर्योत्तर काल जो आया उसमें भी गुफाएं बनी, विहार बने, एक चैत्य बने। चैत्य में भी चौकोर कक्ष होते थे, प्रार्थना होती थी और उसमें जैन और बुद्ध के जो आचार्य लोग थे वो उसमें पठन पाठन और अध्ययन करते थे। स्तूप के लिए हमने आपको बताया कि स्तूप में
निर्माण में लकड़ी और ईंट का इस्तेमाल की जगह पत्थर का अधिक उपयोग किया गया था। और स्तूप बने तो जैसे भरहूत स्तूप है मध्य प्रदेश में, और सांची का स्तूप का तोरण है मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास, वो आज भी हैं। ये सब मौर्योत्तर काल के स्तूप हैं। उस पीरियड में मूर्ति कला भी बहुत अच्छी विकसित हुई, जैसा हमने बताया। और मूर्ति कला में 3 शैली का विकास हुआ मौर्योत्तर काल में। 3 शैली थी मूर्ति कला की। एक तो थी गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली और तीसरी अमरावती शैली। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। गुप्त काल जो उसके का जो हमने चर्चा की, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं बनी। अजंता की गुफाएं 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व की हैं। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री पहाड़ों की श्रेणी है, उसमें आज भी अजंता गुफाएं हैं। ये गुप्त काल के टाइम की बनी हुई है। तो इनमें अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। उसमें 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं, हीनयान बुद्ध और महायान बौद्ध की इनमें गुफाएं हैं। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए उस समय के राजाओं ने इनको बनवाया था। एक और मशहूर गुफाएं आज भी भारत में अजंता की गुफाएं कहते हैं हम लोग, गुप्त काल की। और गुप्त काल की दूसरी गुफाएं एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफाएं 5वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के अधिकाल में बनी थी। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और अजंता की गुफाओं से करीब 100 किलोमीटर दूर आज भी बनी हुई है। पर्यटन की जगह है, लोग दर्शनीय जगह है। इन गुफाओं की, एलोरा की गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 17 हिंदुओं की हैं, 12 बुद्ध लोगों की हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इनका भी उपयोग वही था, बौद्ध, हिंदू, जैन जो आचार्य लोग थे उनके अध्ययन के लिए। और इसके अलावा मूर्ति कला और स्थापत्य कला तो उस युग की राजाओं की खासियत ही। ऐसे स्तूप बने थे। सारनाथ का स्तूप जो है धमेक स्तूप कहलाता है। यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये स्तूप भी गुप्त काल का बना हुआ है। चलिए, इस गुफा और इनके बाद हम एक सूर्य मंदिर की बात करें। सूर्य को चूंकि भारतीय संस्कृति में देवता माना गया है, तो उस युग के राजा महाराजाओं ने भी और लोगों ने भी सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। तो कुछ सूर्य मंदिर मशहूर हैं। एक कोणार्क ओडिशा में सूर्य मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है। और एक अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में सूर्य नारायण मंदिर है। ये मंदिर आज भी हैं। एक जैसे सूर्य प्रहार मंदिर असम में है, मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। इस प्रकार से भारत में सूर्य मंदिर बनाने की भी एक बड़ी परंपरा रही उस युग में। सूर्य मंदिर में जो मूर्ति कला रखी गई, मूर्ति कला में भी अलग अलग शैली का विकास हुआ। हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर और धातु का उपयोग करने लगे। फिर चोल वंश जो आया था, देखिए हमने गुप्त वंश की बात की और अब उसके बाद जो चोल वंश की हमने चर्चा की थी, चोल वंश में भी मंदिर बहुत स्थापित किए गए। और चोल वंश के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ में द्रविड़ जो जाति हुई थी, द्रविड़ लोग थे। आर्य और द्रविड़ 2 तरह के लोग होते हैं। प्राचीन हमारे जो आप्त पुरुष थे, तो दक्षिण में द्रविड़ थे। तो द्रविड़ शैली के नाम से जो मंदिर बने वो चोल वंश के राज में बने। और इसमें चोल मंदिर की शैली में क्या खासियत होती है कि इसमें एक ऊंचा सा प्रवेश द्वार होता है जिसको गोपुरम कहते हैं। आज भी साउथ के मंदिरों में ये गोपुरम वगैरह आपको मिलेंगे। और तो चोल की मूर्ति कला भी खूब मशहूर हुई। साउथ में उन्होंने तांडव की नृत्य में मुद्रा में नटराज की मूर्ति बनी। ये एक चोल मूर्ति कला का बड़ा विशिष्ट उदाहरण है कि उन्होंने तांडव की पोजीशन में शिव जी की मूर्तियां बनाई। नटराज की मूर्ति बनी। नटराज की मूर्ति आप देखिए चालुक्य शासन काल में भी सबसे प्राचीन नटराज की मूर्ति थी।
ऐहोल की रावण फड़ी गुफा में, और उस समय नटराज की मूर्तियां खूब बनी हमारे प्राचीन इतिहास में। चालुक्य राजवंश आया। चालुक्य राजवंश में भी मंदिर और वास्तुकला कर्नाटक शैली के नाम से खूब मशहूर हुई साउथ में, दक्षिण भारत में। वेसर वास्तुकला शैली ये चालुक्य राजवंश के समय की शैली है, और चालुक्य राजवंश के समय पर ही एक खजुराहो शैली आई, या खजुराहो या चंदेल शैली कहो। खजुराहो के जो आज भी मंदिर हैं, ये शैली मध्य भारत में चंदेल शासकों द्वारा विकसित की गई थी। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं बहुत स्थापत्य का अद्भुत नमूना है, पर्यटन स्थल है, दर्शनीय स्थल है। ये चंदेल लोगों के राज के समय खजुराहो का मंदिर बना था। इसके बाद हम आते हैं कि प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य ने किस तरह से विकास किया, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो संस्कृत तो हमारी सबसे पुरानी भाषा थी, और संस्कृत का उपयोग हजारों हजारों वर्ष पूर्व से होता रहा है, और उसका प्रथम साक्ष्य जो है कि संस्कृत कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, प्रथम जो साक्ष्य मिला वो रुद्रदामन के जूनागढ़ जो शिलालेख है दक्षिणी गुजरात में, उसमें जो कुछ भी वर्णित है उससे हमें पता पड़ता है, दक्षिणी गुजरात के जूनागढ़ शिलालेख में रुद्रदामन के संस्कृत का उपयोग उस युग में भी सबसे पहले हुआ करता था। तो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य जो विकसित हुआ उसमें संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य बहुत लिखा गया प्राचीन भारत में। तो बौद्ध साहित्य में क्या, जैसे महावस्तु संस्कृत भाषा में लिखा है, ये हीनयान संप्रदाय बुद्ध का है। इसमें मिश्रित संस्कृत है, पाली भी है और प्राकृत भाषा भी है, मिश्रित भाषा में लिखा गया। एक ललित विस्तर, ये पवित्र महायान ग्रंथ है, ये संस्कृत में लिखा गया। एक अश्रु घोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित्र, ये भी संस्कृत में लिखा गया। इसी तरह से संस्कृत के नाटक बड़े अच्छे लिखे गए, जैसे कालिदास ने लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, मालविका अग्नि मित्रम। भवभूति एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं संस्कृत के, उनका एक नाटक है उत्तर रामचरित्र। हर्षवर्धन एक नाटककार हैं, उनका नाटक है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। ये संस्कृत के नाटक, कुछ उदाहरण मैंने दिए, याद रखिएगा। भवभूति का उत्तर रामचरित, हर्षवर्धन का रत्नावली, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत का काव्य साहित्य भी बहुत लिखा गया, जैसे कालिदास ने कुमार संभव काव्य लिखा, रघुवंशम लिखा, मेघदूत लिखा, ऋतुसंहार लिखा, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत में एक जयदेव बहुत महान विद्वान हुए, कवि हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद आज भी उस पर नृत्य नाटिकाएं होती हैं, हेमा मालिनी का बहुत उसमें नृत्य की एक पूरी सीरीज बनी थी गीत गोविंद पे। संस्कृत काव्य में भी एक कवि हुए माघ ने शिशुपाल वध नाम का काव्य लिखा। भारवी हुए हैं, भारवी ने किराता अर्जुनियम लिखा। ये कुछ उदाहरण हैं संस्कृत काव्य के, याद रखिएगा। अब वैज्ञानिक ग्रंथ, हमने कहा कि विज्ञान भी बड़ा उस जमाने में पनपा था, तो वैज्ञानिक ग्रंथ थे पिंगल छंद शास्त्र है, गणित विषय का ग्रंथ है। चरक ने चरक संहिता लिखी चिकित्सा में। सुश्रुतु भी एक वैज्ञानिक थे चिकित्सा क्षेत्र में, उन्होंने सुश्रुतु संहिता लिखी शल्य चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए। और माधव थे, माधव भी चिकित्सा रोग विज्ञान पे, उन्होंने माधव निदान लिखा है। ये सब संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी है जो खगोल शास्त्र पर है, और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम खगोल शास्त्र और गणित पे लिखी है। ये सारे ग्रंथ जो हैं वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। उसी काल में तमिल भाषा ने भी बड़ा, तमिल संगम साहित्य के नाम से बहुत सारी कविताएं हैं और बहुत सारा काव्य है उसमें। तमिल भाषा ने बहुत प्रगति की। और प्राकृत भाषा भी बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत जैसी। प्राकृत भाषा उस समय जनसाधारण की भाषा थी, जैसे संस्कृत आज विद्वानों की और हिंदी हम आपकी भाषा है, ऐसे उस समय प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी। और इसका उपयोग उपमहाद्वीप में, ये भारत जो उपमहाद्वीप था
इसमें विविध साहित्यिक ग्रंथों की रचना करने में हुआ और शासकों ने जितने शिलालेख लिखवाए थे आम जनता की को इतिहास बताने के लिए दीवारों पर, उसमें प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ था। तो कुछ उदाहरण मैं दूं, पाली भाषा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। और इसी तरह से पेशाची एक भाषा थी, पेशाची भाषा, इसको भूत भाषा कहते हैं, भूतों की भाषा कहते हैं। इसमें एक ग्रंथ आया था गुणा गुणाढ़ की बृहत कथा, गुणाढ़ की बृहत कथा। एक भाषा इलु और थी, इलु, इलु, खाली इलु। ये श्रीलंका की सिंगली भाषा का प्राचीन रूप था, जो हमारा जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में ये इलु भाषा का भी अच्छा साहित्य विकसित हुआ था। तो ये साहित्य की बातें थी। और मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं उस जमाने में तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, उड़िया थी, मराठी, पाली, प्राकृत। ये सब किसी न किसी रूप में भाषाएं हमारे महान भारत की महान प्राचीन साहित्य में, इतिहास में मिलती हैं। यहाँ आकर हम थोड़ा सा विश्राम लेंगे कि ये बहुत मोटे मोटे तौर पे हमने प्राचीन इतिहास को बताया। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया, वैदिक काल पे गए, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे आए, फिर महाजनपद पे आए, मौर्य और मौर्योत्तर युग पे आए, गुप्त और गुप्तोत्तर वंश राजवंश पे आए, फिर चोल चालुक्य और पल्लव राजवंश पे आए, फिर उस जमाने की कला और वास्तुकला की हमने चर्चा की, और उस जमाने में, उस इतिहास में, प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य की हमने चर्चा की। मैं यहाँ विश्राम इसलिए लेता हूँ कि अगले व्याख्यान में फिर हम इस भारत के इतिहास में जो अगला भाग है मध्यकालीन इतिहास, उसको लेंगे। आप सबके प्रति फिर शुभकामनाएं कि यदि ये सेलेक्टेड पॉइंट्स जिनके आधार पर, चूंकि निबंधात्मक प्रश्न प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें आपको लंबा चौड़ा तो लिखना है नहीं, इसलिए लंबा चौड़ा इतिहास आप पढ़ भी लें तो भी ये जो कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैंने बताए, कहीं ग्रंथ के नाम बताए, कहीं ग्रंथकारों के नाम बताए, ये इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की बड़ी संभावना होती है। तो उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने बताने की कोशिश की है। यदि इनमें से आपको याद रह जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। शुभकामनाएं, धन्यवाद।